हेलो डियर फ्यूचर आईएएस, कैसे हैं आप सर। मैं अभिषेक सिंह IITN कंसेप्ट के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आई होप आप सभी ने लास्ट लेक्चर देखा होगा इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का, जिसमें हमने डिस्कस किया था इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में। हमने देखा था कि लास्ट के प्रीलिम्स ईयर्स, लास्ट के 10 साल में प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, लास्ट के जो मेंस में GS पेपर 3 में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और ये भी मैंने उस लेक्चर में कहा था कि मैं एंटायर सिलेबस को, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, कुछ इस तरह से सेग्रीगेट करूँगा कि आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमें थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ इंडियन इकोनॉमी हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, फ्रॉम वेरी बेसिक टू द एडवांस लेवल आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। ओके, और ये मेरा एक रिकॉर्डेड लेक्चर है। मैं अभी जर्नी में हूँ, जिसकी वजह से मैं आपका लाइव लेक्चर नहीं ले पा रहा हूँ, बट वंस आई रीच माई होम मैं लाइव आपका सारे जो भी लेक्चर होंगे मैं वो लाइव लूँगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो भी सिलेबस था, चाहे प्री का था और मेंस का था, इनको 6 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया है। हर एक सेक्शन में कुछ यूनिट्स को रखा है और ये सारे के सारे यूनिट को रिलेटेड है। ठीक है, आप ऑब्जर्व कर पाओगे इस चीज़ को, जब आप अलग अलग सेक्शंस को देखोगे आपको इसी चीज़ से एक नज़रिया लग जाएगा कि सारे जो यूनिट्स हैं, जो एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर यूनिट्स है, ये आपस में को रिलेटेड है और ये सारे सेक्शन एक दूसरे से को रिलेटेड है। ये इस सीक्वेंस में रखे गए हैं ताकि आपका बेसिक पहले कवर हो जाए, आपका प्री का सिलेबस पहले कवर हो जाए एंड देन आपका मेंस का सिलेबस कवर हो। अगर आप प्री का सिलेबस पहले कवर, क्योंकि प्री का एग्जाम तो पहले आता है, तो प्री का सिलेबस जब आप जो मोटा मोटी पार्ट है वो आप पहले कवर कर लोगे तो आप टेस्ट सीरीज दे पाओगे, उसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिवाइज कर पाओगे। तो हम लोग अगर पहले सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 1 में मतलब ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले तो हम लोग फंडामेंटल्स को कवर करेंगे। हम लोग GDP के बारे में जानेंगे, GNP के बारे में जानेंगे, नेशनल इनकम के बारे में जानेंगे, क्या पढ़ने, गुड्स के बारे में जानेंगे, सर्विसेज के बारे में जानेंगे, हमारी अपनी इकोनॉमी के बारे में जानेंगे कि भैया मिक्स्ड इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो क्यों मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। वंस भी एक बार हमें मोटा मोटी अपनी इकोनॉमी के बारे में पता लग गया, तब हम लोग उतरेंगे अपने फाइनेंशियल मार्केट और मनी मार्केट के बारे में कि इस इकोनॉमी का जो सब कंपोनेंट्स है, मतलब ये कैसे रेगुलेट हो रही है, हमारी फाइनेंशियल, हमारी जो RBI हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बना रहा है, फंक्शंस ऑफ मनी क्या है, मनी सर्कुलेशन कैसे होती है, ठीक है, मनी एग्रीगेशन, मनी सप्लाई, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अपने मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सब चीज़ें हम अपने यूनिट 2 में पढ़ेंगे। ओके, फिर हम लोग इन्फ्लेशन के बारे में जानेंगे। इन्फ्लेशन को मैंने अलग रखा है, इसका रीज़न है इन्फ्लेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑल्दो इन्फ्लेशन आपका हर यूनिट में रहेगा, अगर आपको रियल GDP और नॉमिनल GDP के बारे में जानना है तो आपको इन्फ्लेशन के बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्फ्लेशन एक ऐसा यूनिट है जो आपके हर सेक्शन में इन्वॉल्व रहेगा। तो एक बेसिक आइडिया तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही दे दूंगा, बट जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे आई विल ऑल्सो टेल अबाउट स्टैगफ्लेशन क्या होता है, हेड इकोनॉमी क्या होता है, हेड इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, इन सब चीज़ों के बारे में मैं इन्फ्लेशन यूनिट 3 में कवर करूँगा। फिर हम आते हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर पे, और ये हमारा 4th यूनिट रहेगा सेक्शन 1 में। ये जो पहला सेक्शन है ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। जब हम PYQ एनालिसिस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इन चारों यूनिट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 2 में। एक बार हमें अपना मनी सर्कुलेशन के बारे में पता लग गया, हमें ये पता लग गया कि बैंक कैसे काम कर रहा है, हमारे देश की GDP कैसे ग्रो हो रही है, हमारा देश की इकॉनमी कैसे रन कर रही है, GDP मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है। तो हम लोग गवर्नमेंट बजटिंग के बारे में, गवर्नमेंट का जो बजट का प्रोसीजर है या बजटिंग जिसको कह सकते हैं, इसके इन सब चीज़ों की स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग इंडिया के टैक्स सिस्टम के बारे में जानेंगे, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि GST के बारे में डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसे रही है, GST के अंदर कौन कौन से टैक्स को GST लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग गवर्नमेंट बजटिंग में डिस्कस करेंगे। ओके, सेक्शन 2। फिर आता है हमारा सेक्शन 3। सेक्शन 3 में हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
कि हमारे FII क्या, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, इंडिया में कौन से, इंडिया में जो FDI का, इंडिया में कितने, कौन से सेक्टर में कितनी FDI अलाउड है, ऑटोमेटिक रूट क्या है, गवर्नमेंट रूट क्या है, ठीक है, FPI क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ों में इंडिया में कितना लास्ट के कुछ ईयर्स हैं उसमें FDI इंक्रीमेंट होने का क्या रीज़न क्या रहा है। तो ये सब चीज़ें हम लोग सेक्शन 3 में यूनिट 1 में डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 में हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे वर्ल्ड का बेसिकली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, गार्ड का नाम सुना होगा, GATT, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वर्ल्ड के डिफरेंट एजेंसीज़ या क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ क्या होती हैं, मूडी क्या है, ठीक है, ये कैसे देश की, वर्ल्ड की इकॉनमी को रेगुलेट करने का काम करती है, ठीक है, कैसे ये किसी भी देश की इकॉनमी का उसको अफेक्ट करती है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग सेक्शन 3 के यूनिट 2 में डिस्कस करेंगे। ये यूनिट जो है आपका प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल जिस हिसाब से आपके फैक्चुअल क्वेश्चन आए हैं और पास्ट ईयर्स में कई बार इस पे जो है एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑटोमेटिक रूट से FDI के बारे में, स्पेशली अबाउट द FDIs। तो ये क्वेश्चन जो है प्री और मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसका डेटा कई बार कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो सेक्शन 3 में हमारा मेनली फॉरेन डिपार्टमेंट यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों कवर किया जाएगा। फिर आते हैं हम लोग सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 से आपका सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, ये तीनों सेक्शन जो हैं ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब प्री कहने का ये सेंस नहीं है कि मेंस में नहीं आ रहे हैं, मेंस के लिए भी आपको कवर करना होगा, बट प्री में इन यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन, इन सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन 4, 5, 6 ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, बट इसका ये मतलब नहीं है प्री में नहीं आएंगे, प्री में भी इनके क्वेश्चंस आते हैं। तो बट बस ये है कि इम्पोर्टेंस प्री और मेंस उन दोनों के हिसाब से थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है। अब सेक्शन 4 में हम लोग इंडियन इकॉनमी के बारे में जानेंगे कि हमारी इकॉनमी बेसिकली इवॉल्व कैसे हुई। हम लोग ब्रिटिश इरा में हमारी इकॉनमी का क्या स्टेटस था और ब्रिटिश की पॉलिसीज़ क्या रही, जैसे जमींदारी, परमानेंट महलबारी, ये सब सिस्टम्स के बारे में पढ़ा होगा आपने। हम लोग एक ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे कैसे इन सब चीज़ों ने हमारी देश की इकॉनमी को रूट कर दिया। जो कभी एक हमारी GDP जो वर्ल्ड का 27% हुआ करती थी, जब ब्रिटिश गए थे तो शायद 3 या 4% पे आके लटक गई थी वो चीज़। और उसके बाद कैसे हमारी इकॉनमी को बचाने के लिए हमारे डिफरेंट गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने क्या क्या पॉलिसीज़ अपनाई, क्या क्या उन्होंने प्लानिंग किया, क्या प्लानिंग कमीशन क्या था, और उसके अंतर्गत हमारी 5 ईयर्स प्लान क्या क्या रहे। इन सब चीज़ों पे हम लोग सेक्शन 4 के यूनिट 1 में डिस्कस करेंगे, ओके। फिर सेक्शन 4 का आता है यूनिट 2। इसमें हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, डिफरेंस जानेंगे इन बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिलेटेड इश्यूज़ क्या हैं स्पेशली इन द करेंट एरा, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट आज एक मेजर इशूज़ है। उसके अलावा हमारा पॉवर्टी, राइजिंग इनइक्वालिटी, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो डेवलप जैसे जैसे इकॉनमी ग्रो कर रही है उसके साथ ये इश्यूज़ भी राइज कर रहे हैं। करप्शन है ना, करप्शन हो रहा है ना भाई, पैसे को लेकर के आज हर सरकारी डिपार्टमेंट में आपको कहीं ना कुछ करप्शन देखने को मिलता है। तो जहाँ जैसे जैसे इकॉनमी ग्रो करती है वैसे वैसे करप्शन भी बढ़ता जा रहा है। तो ये सब मुद्दों पे हम लोग सेक्शन 4 की यूनिट 2 में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो यूनिट है ना, आप एक चीज़ नोट करना, ये सिर्फ इंडियन इकॉनमी पॉइंट ऑफ व्यू से या GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसके हिसाब से नहीं, ये दूसरे सेक्शंस में भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लाइक अगर आप इंडियन सोसाइटी की बात करें, चाहे आप इंडियन GS पेपर 4 की बात करें, चाहे आप SA पेपर की बात करें, वहाँ पे भी ये जो यूनिट है ये आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है सेक्शन 5 का यूनिट 1। सेक्शन 5 यूनिट 1 में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी, वैसे तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिर्फ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बट यहाँ पे हम लोग जानेंगे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज, फार्मर की इनकम को डबल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं,
एग्रीकल्चर का स्टेटस क्या रहा है, आज़ादी के टाइम इसका क्या कंट्रीब्यूशन था हमारी देश की इकॉनमी में, हमारे देश के एम्प्लॉयमेंट में, और आज क्या है। ठीक है, फार्मर्स के साथ क्या क्या इश्यूज आते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट की बात करें चाहे प्री हार्वेस्टिंग की बात करें, एपीएमसी मंडीज़ की बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एग्रीकल्चर में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग एग्रीकल्चर के बाद क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है एग्रीकल्चर आपका फूड जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करता है। अब वहाँ से जो फूड प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर से जो इनपुट निकल रहा है, ये आउटपुट निकल रहा है, ये एक इनपुट का काम करता है फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, है ना। आप चिप्स देखते हो, आज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे आप हल्दीराम की बात करें चाहे बालाजी की बात करें, ये सारी क्या है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ तो हैं, है ना। तो हम लोग सेक्शन 5 के यूनिट 2 में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे, इनसे रिगार्डिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात करेंगे। फिर सेक्शन 5 के यूनिट 3 में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल्स की बात करेंगे, ठीक है। और सेक्शन 6 में हम लोग जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जैसे पॉपुलेशन हो गया, या इस साल का बजट आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, या जो कुछ नए टर्म्स आते हैं जैसे ब्लैक स्वान के बारे में आपने सुना होगा कि एक अनयूजुअल इवेंट होता है जो काफ़ी टाइम्स में एक बार आता है, ठीक है। वाइट स्वान तो सबने देखा है, बट ब्लैक स्वान इकॉनमी में क्या होता है, क्या है इस टर्म का मतलब, ऐसे कुछ नए टर्म हर साल आते हैं, तो इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, ओके। तो ठीक है, अब ये तो आपके हो गए डिफरेंट सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6, ठीक है। और ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने ट्राई किया है कि सबसे पहले मैं प्री का सिलेबस अच्छे से कवर करा सकूं। अलोंग विद डैट जैसे जैसे हम लोग प्री का सिलेबस, इसमें ऐसा नहीं है मैं अगर आपको इन्फ्लेशन पढ़ा रहा हूँ तो इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस में आपका क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उससे देश की इकॉनमी पे क्या असर पड़ेगा, क्या क्या उसके इफेक्ट पड़ सकते हैं डिफरेंट सेक्टर्स पे, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपका प्री कवर नहीं होगा, उसके साथ उसके जो मेंस के जो पॉइंट बन सकते हैं, मेंस में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी चीज़ें मैं कवर करूँगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक यूनिट में डिस्कस करते हैं, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सारे यूनिट्स में जो जो सिलेबस लिखा है या हर एक यूनिट को जिस तरीके से मैंने डिवाइड किया है, आप पेन पेपर पे इसे नोट डाउन करें, आप खुद के नोट्स बनाएं। देखिए किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए ना उस सब्जेक्ट के यूनिट्स को, उसका सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये पता नहीं होगा कि कोई भी सब्जेक्ट है उसके यूनिट्स क्या है, उस यूनिट्स के अंदर में क्या क्या पढ़ना है, तो आप करंट अफेयर अच्छे से नहीं कवर कर पाओगे। आप न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे, बहुत सारे आप में से बच्चे हैं जो न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, तो उस न्यूज़पेपर में आपको कौन सा पार्ट है, कौन सी न्यूज़ है, वो इंडियन इकॉनमी के किस यूनिट के किस सेक्शन में आ रही है, ये आप तभी ऑब्जर्व कर सकते हो जब आपको सिलेबस अच्छे से पता हो, ठीक है। और बिलीव मी, मैंने एंटायर सिलेबस को बहुत ही छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है, जैसा मैंने आपने देखा कि डिफरेंट सेक्शंस में कैसे डिवाइड किया गया है। अब ये सारे यूनिट्स के जो पार्ट्स हैं, इसके अंदर में हमें क्या क्या पढ़ना है, वो सब चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। आप इसे प्लीज़ पेन पेपर के साथ नोट करें ताकि आप डिफरेंट चीज़ों के बारे में जान पाएँ। एक बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, आपको अपने आप सिलेबस याद हो जाएगा, ठीक है। और PYQ की टेंशन मत लीजिए, जैसे जैसे हमारे यूनिट खत्म होते जाएंगे हम सारी PYQ उसके साथ साथ डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग GDP के बारे में पढ़ रहे हैं तो GDP, GNP, नेशनल इनकम, इन सब पे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन से रिगार्डिंग जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो PYQ मैं कवर करा दूंगा, लेकिन आपको उसके लिए सिलेबस आपको खुद से याद रखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 की बात करते हैं। अगर हम लोग यूनिट 1 की बात करें तो इसमें आता है, इसमें हमें पढ़ना है कि हमारी इकॉनमी क्या, कौन सी टाइप है, हमारे डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी क्या है। हम लोग मिक्स्ड इकॉनमी फॉलो कर रहे हैं तो इसका रीज़न क्या है, क्यों सोशलिस्ट या कैपिटलिस्ट इकॉनमी को हमने फॉलो नहीं किया, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स क्या होते हैं, क्या सप्लाई डिमांड कर्व क्या होता है, ठीक है। सर्विसेज और गुड्स में डिफरेंस क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग इकॉनमी बिल्कुल फंडामेंटल्स में कवर करेंगे, ठीक है। मेथड ऑफ GDP कैलकुलेशन क्या है, GDP से रिलेटेड कंसेप्ट लाइक नेशनल इनकम हो गया, ठीक है, आपका GNP हो गया, और इन सब पे आपका इन्फ्लेशन का इन सब पे क्या असर पड़ता है, प्रीवियस कई सालों में हमारी देश की GDP किस तरह से ग्रो की है, क्या इनसे रिलेटेड डेटास क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग फंडामेंटल ऑफ सेक्शन 1 के यूनिट 1 में डिस्कस करेंगे। कैपिटल टू आउटपुट रेशियो क्या है,
इसका ग्राफ कैसे बनता है, उससे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यूनिट 1 में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 1 के यूनिट 2 में हम लोग बेसिकली फाइनेंशियल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि जो हमारा कैसे हमारा जो आज का मनी सिस्टम है, जो आज हमारी जो आज तो डिजिटल करेंसी की बात करता है, आरबीआई या सीडीबीसी लाने वाला है, सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी। तो ये बेसिकली इवॉल्व कैसे हुआ, कैसे बाटा सिस्टम से आज हम लोग मनी सिस्टम पे आ चुके हैं। हमारा एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ क्या है, फाइनेंशियल मार्केट में आपका कैपिटल मार्केट क्या है, मनी मार्केट क्या है, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ क्या है, ट्रेजरी बिल्स क्या होती है, आपका इक्विटीज़ एंड शेयर्स में डिफरेंस क्या होता है, इक्विटीज़ शेयर्स हो गए आपके, ये सारी चीज़ें जो भी है। आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी बनती है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, इन सब चीज़ों पे हम लोग एक डिस्कशन करेंगे। हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में जानेंगे, लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में जानेंगे, डिफरेंट जो बेस रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है। ऑब्वियस सी बात है, हर चीज़ को यहाँ आपको सभी यूनिट्स में यूनिट के डिफरेंट हर पार्ट को अगर मैं लिखने लगा तो एक पूरा लेक्चर ही लग जाएगा। तो मैंने एक ओवरऑल आपका यूनिट है उसको एक मोटा मोटी डिवाइड कर दिया है। बाकी इसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट आपकी सारी जो भी मनी फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड टर्म्स है या मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी इस यूनिट में कवर हो जाएंगी। फिर हम लोग इन्फ्लेशन से रिलेटेड सारी चीज़ों को जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसका अफेक्ट क्या होता है इंडियन देश की इकॉनमी पे, कैसे इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के कॉजेज़ क्या क्या होता है, इसका जीडीपी पे क्या असर होता है, कैसे हम लोग रियल और नॉमिनल जीडीपी में जब एक कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे इन्फ्लेशन क्या अफेक्ट डालता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नॉट ओनली डैट, इन्फ्लेशन से जो रिलेटेड टर्म है लाइक डिफ्लेशन, ठीक है, स्टैगफ्लेशन, ये सब चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज़ रहती है इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा हम लोग नॉमिनल, रियल एक्सचेंज रेट, ये सब चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग ये सारा इन्फ्लेशन मैंने अलग से कवर किया है। रीज़न भी इन्फ्लेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी बार इन्फ्लेशन से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई थिंक हर साल 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। तो इसलिए इन्फ्लेशन को मैंने अलग से ही यूनिट बना दिया है। ठीक है, फिर हमारी 4th यूनिट आती है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। हम लोग बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि सबसे पहला बैंक, कैसे बैंक हमारे देश में इवॉल्व हुए, हमारे देश का प्रेजेंट बैंकिंग सिस्टम क्या है, कभी हमारे देश का नेशनलाइजेशन हुआ था, आज हमारे देश में डिसइन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एफएसडीसी के बारे में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल क्या है ये चीज़। फिर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीएफआईज़ के बारे में बात करेंगे, सरफासी एक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बैड लोन्स एंड एनपीए क्राइसिस के बारे में बात करेंगे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में बात करेंगे, एनबीएफसीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और आरबीआई इनको किस तरीके से रेगुलेट करता है, आरबीआई की क्या क्या पॉलिसीज़ होती है, डिफरेंट बैंक्स को आरबीआई किस तरह से हमारे बैंक, हमारी जो कस्टमर्स होते हैं, बेसिकली जो पब्लिक है, उसको उसके भले के लिए आरबीआई क्या क्या पॉलिसीज़ बनाता है, उन सब चीज़ों पे हम लोग बैंकिंग सिस्टम में इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। कैसे वो बैंक और कैसे आरबीआई की पॉलिसीज़ बैंक की पॉलिसी को क्या करती है, अफेक्ट करती है। ओके, फिर हम लोग इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में जानेंगे कि इंश्योरेंस सेक्टर बेसिकली कैसे वर्क करता है, हमारी डिफरेंट एजेंसीज लाइक एलआईसी, जीआईसीज क्या क्या हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर की एक बार टाइमलाइन डिस्कस करेंगे कि एलआईसी का फॉर्मेशन कब हुआ, जीआईसी का फॉर्मेशन कब हुआ, कब हमारा इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज किया गया, हमारे देश में इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर कौन है। तो ये सब चीज़ों पे हम लोग इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 1 ख़त्म होता है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 का एक ही यूनिट है जिसमें हम लोग गवर्नमेंट बजटिंग के बारे में और टैक्सेशन, इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम है
उस पर डिस्कस करेंगे कि हमारा बजट लाने का प्रोसीजर क्या है, हमारे डिफरेंट गवर्नमेंट इसके हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन कौन से आर्टिकल्स है जो हमारे बजट से रिलेटेड क्या है, बजट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट के डिफरेंट अकाउंट्स क्या है, लाइक पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया हो गया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो गया, CFI हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिसिट्स क्या होते हैं, फिस्कल पॉलिसी क्या है, फिस्कल काउंसिल क्या है, इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम लाइक डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, डायरेक्ट टैक्सेस में क्या रिग्रेसिव हो गया, प्रोग्रेसिव हो गया, टाइप ऑफ, ये सब चीज़ें हम लोग सब डिस्कस करेंगे। फाइनेंस कमीशन का जो फॉर्मेशन है, फाइनेंस कमीशन किस बेसिस पे अपना फॉर्म करता है, FRBM एक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग गवर्नमेंट बजटिंग और टैक्सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग सेक्शन 3 के यूनिट 1 में। इसमें हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आ रही है इंडिया में उस पर डिस्कशन करेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे FDIs और रिलेटिव कंसेप्ट क्या क्या हैं, FIIs क्या हैं, FPI क्या है, ठीक है, फीमा एक्ट जिसके अंदर में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के नाम पे आप लोग जानते हैं, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। करेंसी स्वैप, फॉरेक्स एक्सचेंज, ये सब चीज़ें जो है हम लोग थर्ड यूनिट सेक्शन 3 के यूनिट 1 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारी गिफ्ट सिटी, इंडिया में गिफ्ट सिटी बनाई गई है ना। आज का हम आप लोगों को मैं एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ कि इंडिया की पहली गिफ्ट सिटी कौन सी है, ये आप लोग पता करके बताइएगा मुझे अगले लेक्चर में। तो ये आपका सेक्शन 3 के यूनिट 1 में डिस्कस होगा। जो भी हमारी FDI का डेटा है या FPI क्या है, FII क्या है, फीमा एक्ट, इन सब चीज़ों पे हम लोग सेक्शन 3 यूनिट 1 में डिस्कशन करेंगे। सेक्शन 3 यूनिट 2 में हम लोग वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक गार्ट हो गया, आपका WTO हो गया, WTO की डिफरेंट पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे, ट्रिप्स के बारे में बात करेंगे, ट्रिम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करेंगे। फिर देश में उसके लिए जो हमारी नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी है उस पर डिस्कशन करेंगे। हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हम हमारे देश की रिसेंट में कौन कौन से देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुई है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, इस पर एक डिस्कशन करेंगे। इसके ये सारी चीज़ें जो भी वर्ल्ड में ट्रेड के रिगार्डिंग जो भी हमारी डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं जो करंट में हैं या पास्ट के कंटेम्प्रेरी इश्यूज़, मतलब कंटेम्प्रेरी चीज़ें हैं, उन पे एक डिस्कशन करेंगे। अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IMF हो गया, या इसमें हम लोग रेटिंग एजेंसीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लाइक मूडी, ओके, वर्ल्ड बैंक, इनके जो डिफरेंट रिपोर्ट्स है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये हर साल रिपोर्ट्स आती है और इनकी रिपोर्ट्स काफ़ी क्रूशियल होती है। ठीक है, ये कई बार प्रीलिम्स में इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने यूनिट 3 में डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा, ओवरऑल आपको सिलेबस देख के एक चीज़ का तो आइडिया लग रहा होगा कि काफ़ी कम्प्रिहेंसिव तरीके से चीज़ों को कवर किया गया है। आपका कोई भी सेक्शन छूटने वाला नहीं है। ऑलमोस्ट 99% आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी जो आपको करंट अफेयर या इधर उधर से कवर, ज़्यादा आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हाँ, इतना भी अगर आपने कर लिया तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी ईजिली निकल जाएगा। आप एग्ज़ाम में आपका जो थॉट प्रोसेस है, बेसिकली मेरा ये काम नहीं है कि मैं बैठ के आपको यहाँ पे रटवाऊँ, मेरा काम है आपका थॉट प्रोसेस डेवलप करवाना है। एक बार आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया तो आप ऑटोमेटिकली कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आ जाए आप उसका आंसर कर दोगे। मैं आपको तरीका भी सिखाऊंगा वेदर कि नए क्वेश्चंस जो आते हैं प्रीलिम्स में स्पेशली उसको कैसे डील करना है। और इस सिलेबस को अगर आपने अच्छे तरीके से कवर किया तो मेंस के क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग में आपको ज़्यादा इशू नहीं आएगा। मेंस आंसर राइटिंग पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग सेक्शन 4 के यूनिट 1 में अपनी इकोनॉमी को जानेंगे, इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस। हम लोग एक ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे कि इंडिपेंडेंस से पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी क्या क्या पॉलिसी रही, कैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में आप सबने सुना होगा, कैसे हमारी GDP 27% से रिड्यूस होकर के 3% पे आ गई, कैसे एग्रीकल्चर जो था, जो वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर हुआ करता था, वो उसकी कंडीशन इतनी बुरी हो गई कि वो आज भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाया है। तो क्या क्या फैक्टर्स रहे और इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई। ठीक है,
ये सारी चीज़ें हम लोग इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस में डिस्कस करेंगे कि नेहरूवियन इरा में क्या क्या पॉलिसी लाई गई, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट जैसे जैसे हमारी गवर्नमेंट चेंज होती गई तो डिफरेंट सेक्टर, कभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया गया, कभी आपका आर्टिफिशियल से कभी एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया गया। तो मतलब 5 ईयर्स प्लान आए जिसमें अलग अलग ऐसा किया गया कि हर प्लान का कुछ एक टारगेट रखा गया और डिफरेंट पॉलिसीज़ लाई गई। तो वो सारी चीज़ें जो है इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस इस वाले सेक्शन में हम लोग कवर करेंगे। फिर एलपीजी रिफॉर्म्स, है ना, सबने सुना होगा, आप सबने एटलीस्ट नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कौन लेके आया था? बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन लेके आया था एलपीजी। तो अगर नहीं पता है तो इसके बारे में थोड़ा आप पढ़ के रखिएगा, क्योंकि ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ऑल्दो मैं तो पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा, बट आपको इन टर्म्स के मीनिंग आप नेट से पढ़िए चाहे बुक से पढ़िए, लेकिन इनको आपका ये होमवर्क है कि आप इन सब इस पे आप देख के आएंगे। उसके बाद प्लानिंग कमीशन क्या था, इसके डिफरेंट 5 ईयर्स प्लान आए, उन पे हम एक बार ब्रीफली देखेंगे। नीति आयोग के बारे में जानेंगे, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स के बारे में जानेंगे, एमएसएमईज जो हैं हमारे देश की, स्टार्टअप कल्चर है, पीएलआई स्कीम्स हैं, जो अभी करंट अपनी इकोनॉमी जो बेसिकली क्या है हमारे देश में सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर तो काफ़ी ग्रो कर गया है, प्राइमरी सेक्टर की बात करें, बट कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी लैक है। तो उसकी वजह से उस चीज़ को हमारी गवर्नमेंट काफ़ी पुश कर रही है, सो डैट हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी अच्छे से ग्रोथ कर पाए। इंडिया इज़ द यूनिक कंट्री, क्योंकि किसी भी देश की जब आप ग्रोथ की बात करते हो, सबसे पहले आपका प्राइमरी सेक्टर डेवलप होता है, फिर सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होता है, फिर टर्शरी सेक्टर डेवलप होता है। मतलब पहले प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, आपका एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आपका क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, और सर्विस सेक्टर में क्या आता है सॉरी सर्विस सेक्टर में सर्विस सेक्टर में जैसे होटल्स आ गए, आपके ट्रांसपोर्टेशन आ गया, जो सर्विस दे रहा है, ठीक है। जैसे आईटी केपीए, बीपीओ की बात करते हैं ना, ये सारा सर्विस सेक्टर का पार्ट है। इंडिया में क्या हुआ है, आपका प्राइमरी सेक्टर के बाद आपका सीधा सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी लैग कर गया। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रहा देश में, काफ़ी स्लगिश ग्रोथ रहा, ठीक है। तो गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि किसी तरह से सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप किया जाए। सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए ये पीएलआई स्कीम, स्टार्टअप कल्चर, आत्मनिर्भर भारत, ये सारी पॉलिसीज जो आप देख रहे हो, या एमएसएमईज को बूस्ट किया जा रहा है, ठीक है। उनके रिसेंटली आपने सुना होगा, लास्ट ईयर उनके जो क्राइटेरियाज थे उनमें भी चेंज किया गया। तो ये सब क्यों किया जा रहा है, ताकि सेकेंडरी सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। ऑब्वियस सी बात है, जब आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप होगा तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट का इशू कम रहेगा, आपकी ग्रोथ जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी देश में, उतनी ज़्यादा आपको लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना, लोगों का स्किल डेवलपमेंट होगा ना। भाई चाइना में क्या हो रहा है, रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। क्यों हो रही है रिवर्स इंजीनियरिंग? क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज़्यादा है। अब कोई बंदा किसी कंपनी में काम करने गया, वहाँ पे उसने 6 साल काम किया, 6 साल बाद जा करके वो खुद का वो दुकान खोल के बैठ जाता है वो, क्योंकि 6 साल में उसने काम सीख लिया, है ना। तो चाइना में स्किल्ड जो लेबर्स है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, रीज़न बीइंग वहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा है। सेम थिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी करने की कोशिश कर रही है, जो लोगों के स्किल्स पे वर्क करने की कोशिश हो रही है। जैसे जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करेगा, जैसे जैसे हमारे स्टार्टअप्स ग्रो करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो देश की इकॉनमी तो ग्रो होगी, उसके साथ साथ लोगों का स्किल्स भी डेवलप होंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। कहाँ पे डिस्कस करेंगे? अपने सेक्शन 4 के यूनिट 1 में, ठीक है। सेक्शन 4 के यूनिट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ और रिलेटिव इशू। हम लोग डिफरेंस जानेंगे इन बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि ग्रोथ किसे कहते हैं, डेवलपमेंट किसे कहते हैं। ग्रोथ ज़्यादा ज़रूरी है, डेवलपमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, फॉर्मल इकॉनमी इनफॉर्मल इकॉनमी में डिफरेंस क्या है, पॉवर्टी और कैलकुलेशन, डिफरेंट कमिटीज़ जो पॉवर्टी को कैलकुलेट करके भी बनी। आज जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है पॉवर्टी मेजर्स करने का, पर कैपिटा इनकम डिफरेंट स्टेट्स का क्या है, इंडिया का पर कैपिटा इनकम क्या है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, एनएसएसओ की रिपोर्ट क्या कहती है, देश में राइजिंग इनइक्वालिटी के रीजंस क्या है, इसको किस तरह से इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज ला रही है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस यूनिट में डिस्कस करेंगे।
मैं फिर से बता रहा हूँ, ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी। मैंने एक बात की थी आपको पहले ही लेक्चर में कि हम लोग सिर्फ अपने सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे, हम उन टॉपिक्स की भी बात करेंगे जो जिससे हमारा दूसरे सब्जेक्ट में कोरिलेशन हो सके, और दूसरे सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं जो जिसको हम लोग इकोनॉमी में इंक्लूड कर सकते हो, तभी तो बेस्ट आंसर लिखोगे ना। सिर्फ यूपीएससी क्या डिमांड करता है, यूपीएससी ये चाहता है कि आप कुएं के मेंढक ना बन के रहो। अगर आप पूरे सिलेबस को पढ़ रहे हो तो आप इस तरीके से पढ़ो कि आप पॉलिटी के कुछ पॉइंट्स इकोनॉमी में भी डाल सको। आपने अगर इंडियन पॉलिटी पढ़ी है, आपने अगर गवर्नेंस पढ़ी है, तो आपकी जो गवर्नेंस है वो देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में किस तरीके से काम कर रही है, ये चीज़ आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पढ़ना है, और मैं तो हूँ ही आपकी हेल्प करने के लिए, बट मेरा मेन काम आपको यहाँ रटवाना नहीं है। मेरा मेन काम है आपका थॉट प्रोसेस इम्प्रूव करना। स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट आते हैं वो कई बार इस भ्रम में रहते हैं कि हम लोग अगर कुछ सो कॉल्ड जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके सारे पॉइंट्स रट लेंगे और यूपीएससी का मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, तो आप प्लीज़ इस भ्रम से बाहर आ जाइए। इसके दो रीजंस है, यूपीएससी कभी रटे रटाए क्वेश्चन नहीं देता है। दूसरा, जो हमारा सब्जेक्ट है, स्पेशली अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो ये काफ़ी डायनेमिक सब्जेक्ट है। इसमें क्वेश्चन जो है ना करंट अफेयर से ज़्यादा आते हैं, तो आपकी जब तक थॉट प्रोसेस अच्छी नहीं होगी आप उन करंट क्वेश्चंस को स्टैटिक पार्ट से जोड़ ही नहीं पाओगे। कैसे जोड़ोगे बताओ? आप रट करके बैठ गए, आपको पता ही नहीं है कि भाई जो क्वेश्चन आ रहा है उसको मैं अपने स्टैटिक पार्ट से कैसे कोरिलेट करूं, या दूसरे सब्जेक्ट का जो आजकल जो हाइब्रिड क्वेश्चन आते हैं आपके, ऐसा तो है नहीं सिंगल सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन आ रहा है, आपके क्वेश्चन भी इस तरीके से आ रहे हैं कि कई सब्जेक्ट का मिक्सचर है। अगर आप इंडियन सोसाइटी पढ़ोगे तो उसमें से कल्चर का क्वेश्चन उठा करके डाल देगा, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन को डील करने के लिए आपका जो थॉट प्रोसेस है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ इकोनॉमी हम लोग इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करेंगे, ताकि आपका प्री तो क्वालिफाई हो, मेंस के लिए आपका इकोनॉमी के अंदर से जो डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ओके, चलिए हम लोग इस यूनिट में लेबर लॉस और ईपीएफओ और पेंशन सिस्टम, जो पेंशन के रेगुलेटर्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या हैं, स्पेशली जो हंगर से रिलेटेड है, आप इनकम इक्वालिटी से रिलेटेड है, ये सब चीज़ों पे एक बार नज़र डालेंगे। ये एग्रीकल्चर, ये काफ़ी क्रूशियल यूनिट है। हम लोग सेक्शन 5 के यूनिट 1 में हम लोग एग्रीकल्चर पे डिस्कशन करेंगे, और ये काफ़ी आई थिंक ट्रिपल स्टार मार्क कर लो इस यूनिट को। ये आपका प्री और मेंस दोनों पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग इसमें एग्रीकल्चर में बेसिकली जो भी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो हमारा प्री हार्वेस्टिंग इश्यूज़ आते हैं या पोस्ट हार्वेस्ट इश्यूज़ आते हैं, मैं क्यों नहीं, हमारी आज तक इतने 75 साल हो गए आज़ादी को, बट क्यों नहीं एग्रीकल्चर डेवलप कर पा रही है। हमने डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम की बात की थी, तो क्या ऐसे इश्यूज़ आए कि वो मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। गवर्नमेंट क्या क्या लैंड रिफॉर्म्स लिए गए, जमींदारी सिस्टम आने के बाद क्या हुआ था कि कुछ टीनेंट फार्मर रह गए थे, कुछ मार्जिनल फार्मर रह गए थे, बड़े बड़े। अब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती है उसकी वजह से क्या होता है कि बड़े फार्मर्स को तो काफ़ी फ़ायदा होता है, बट जो जिन तक सच में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का फ़ायदा पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है। आज भी तुम गाँव में जाओ तो वहाँ पर तुम्हें बहुत छोटी छोटी ज़मीनें मिलेगी। भाई किसान अपना गुजारा खुद नहीं कर पा रहा है, वो क्या अपनी इनकम डबल करेगा बताओ? तो क्यों हो रहा है ये? तो ये सारे फैक्टर्स जो है इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमारी पोस्ट हार्वेस्ट प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, प्री हार्वेस्ट पॉलिसी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, उनसे डील करने के लिए सरकार ने क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिफरेंट सब्सिडीज़ के बारे में जानेंगे, लाइक फार्मर सब्सिडीज़ देखा ही होगा, है ना। फार्मर सब्सिडीज़ स्पेशली फार्मर बोल रहा हूँ, फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़, जहाँ पे यूरिया पे आपको सब्सिडी दी जाती है। अब उसमें न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी क्या है, प्राइस बेस्ड सब्सिडी क्या है, ये सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे डिस्कस करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में जानेंगे, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, एपीएमसी के बारे में जानेंगे। अभी एपीएमसी जो किसान बिल आए थे उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि क्यों, क्या इश्यूज़ थे, गवर्नमेंट साइड क्या था, फार्मर्स का साइड क्या था। ठीक है, तो मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कैसे आपका एक मंडी से एक कस्टमर तक या क्या कंज्यूमर तक
प्रोडक्ट पहुंचता है, क्या क्या इश्यूज आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम्स के क्या क्या इश्यूज हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम क्या है देश में, कहाँ आज भी हमारे देश की अराउंड 50% जो जनता है, किसान है, वो मानसून पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे देश में हर साल क्रॉप फेलियर होता है, क्योंकि मानसून फेलियर हो रहा है। तो मानसून अगर नहीं आएगा, आप हर साल देख रहे हो जैसे जैसे आपका क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका देखो कि मानसून मतलब बारिश बहुत कम हो रही है और बहुत ही अनइवन होती है। कहीं पे तो बाढ़ आ रही है और कहीं पे आपको पीने को पानी नहीं हो रहा है। इंडिया इज अंडर वाटर स्ट्रेस नेशन, आपको पता ही है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनकी वजह से फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है और उसकी वजह से हमारे देश का कितना जो फसल है वो बर्बाद हो रही है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूज़ ऑफ हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैसे हम लोग फार्मर्स की इनकम को बढ़ा सकते हैं। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में जानेंगे, ठीक है। डिफरेंट फार्मिंग सिस्टम्स के बारे में जानेंगे, हम क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में जानेंगे, एंड जो इंडिया का है, हम लोग अलाइड सर्विसेज लाइक एनिमल हस्बेंड्री, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, जीएम क्रॉप्स के बारे में जानेंगे, पर्माकल्चर के बारे में जानेंगे, हॉर्टिकल्चर के बारे में जानेंगे, एपिडा के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सिलेबस देख करके आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि एक कम्प्रिहेंसिव वे में सारी चीज़ों को कवर किया गया है, ठीक है। कुछ भी ऐसा छोड़ा नहीं गया है जहाँ से क्वेश्चन वो स्किप हो सके। तो यहाँ पे ये आपका, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसमें हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर आता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। अब इस यूनिट को एग्रीकल्चर के बाद रखने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो आउटपुट है वो इनपुट का काम करता है आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हमारे देश में किस तरीके से काम करती है, वेरियस चैलेंजेस क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, सप्लाई चेन क्या है, अप स्ट्रीम क्या है, डाउन स्ट्रीम क्या है, क्या उनके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीज़ें हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में जानेंगे। ये मेंस पर्सपेक्टिव से ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जब PYQ में जाओगे तो आप देखोगे कि इस यूनिट से काफ़ी क्वेश्चंस को पूछा गया है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 क्या था, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, FSI क्या है, ये सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर सेक्शन 5 का यूनिट जो 3 है, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल। ये भी आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। आप देख रहे होंगे कि रिसेंट के ईयर में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी साहब, उन्होंने काफ़ी फोकस किया है। नेशनल हाईवे पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है, आपका एयरपोर्ट डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है, सागरमाला स्कीम आई हुई है, पोर्ट डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि हमारा काफ़ी सारा जो है इन पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बहुत सारा जो डेवलपमेंट क्या होता है, डिले कह लो या रुक जाता है। मतलब अब ऑब्वियस ही बात है ना कि अगर आपको एक सब्जी को गांव से शहर पहुंचाना है, आपकी रोड टूटी हुई है, तो आप उस चीज़ को नहीं पहुंचा सकते हो ना, या उसको डिले हो जाएगा, ठीक है। तो उससे जो फार्मर को जितना प्राइस मिलना चाहिए, या फार्मर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसको उस गांव में डेवलप होना चाहिए, वो उस लेवल तक डेवलपमेंट नहीं देख पाएगा जिस लेवल तक वो डिजर्व करता है। तो ये तो बहुत ही बेसिक लेवल पे मैंने आपको बात बताई। अगर आप बड़े लेवल पे देखो तो हमारे देश में कितने गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट हर दिन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। अगर हमारे पास एक अच्छी कनेक्टिविटी नहीं होगी तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेज होते हैं देश को। तो इन इकोनॉमिक लॉसेस को कम करने के लिए हमारा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट मॉडल, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे रहेगा, और ये सारी चीज़ें हम लोग इस यूनिट में यानी सेक्शन 5 के यूनिट 3 इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट मॉडल में पढ़ेंगे। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री में भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। इसमें हम लोग जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कोल हो गया, पावर सेक्टर हो गया, आपका एनर्जी सेक्टर हो गया, इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। डिफरेंट लाइक IIP है,
इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट मॉडल लाइक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में जानेंगे। रोड एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बारे में, रेलवे सेक्टर में जो भी डेवलपमेंट हुई है, नेशनल पाइपलाइन पॉलिसी क्या है, एविएशन सेक्टर में जो डेवलपमेंट हो रहा है, एयरपोर्ट, ग्रीन एयरपोर्ट्स की बात हो रही है आजकल। इस बार शायद एक ग्रीन एयरपोर्ट पे क्वेश्चन भी आया था ना। तो पहले तो पता होना चाहिए कि ग्रीन एयरपोर्ट होता क्या है, तो ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। वाटरवे सेक्टर का डेवलपमेंट करने के लिए नेशनल वाटरवे, जो आपके देश के नेशनल वाटरवेज कौन कौन से हैं, उनका डेवलपमेंट किस तरीके से किया जा रहा है, कैसे सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है, पोर्ट का डेवलपमेंट किस तरीके से किया जा रहा है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का मतलब हो गया कि डिफरेंट सेक्टर्स लाइक वाटरवे हो गया, रोडवे हो गया, रेलवे हो गया, इन सबको कनेक्ट करके ऐसी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देना कि किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफ़ी इजी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, और लास्ट यूनिट में हम लोग जानेंगे अबाउट जो भी मिसलेनियस टॉपिक जो हमारे छूटे हुए टॉपिक है। इवन इफ अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस यूनिट्स में, प्रीवियस सेक्शंस में छूट जाते हैं, वो हम लोग यहाँ करेंगे, यहाँ पढ़ाई करेंगे उसके बारे में। हम लोग पॉपुलेशन और रिलेटेड इश्यूज़ है उसके बारे में जानेंगे। हमारी देश की जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रही है वो कैसे ग्रो की है, मतलब अलग अलग फेजेस में बांटा गया है। बेसिकली स्टैगनेंट फेज़ रहा है हमारा, स्टडी ग्रोथ फेज़ रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में कौन, उनका क्या रजिस्ट्रार जो है हमारा देश का, उनके बारे में। यूनियन बजट क्या है, ये यूनियन बजट जो आने वाला यूनियन बजट है और इकोनॉमिक सर्वे है, उसके बारे में हम लोग इस यूनिट में डिस्कस करेंगे, है ना। क्योंकि एक बार आपने फुल इकोनॉमी पढ़ ली, तब आप यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे को आपको समझना, उनके जो उसमें जो उसके, क्योंकि हर साल जब हमारा बजट आता है तो गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज़ उसमें डिस्कस करती है, वो सारी पॉलिसी हम लोग यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी नए टर्म्स आ रहे हैं, जो भी करंट अफेयर में नए टर्म्स आ रहे हैं, या इवन इफ जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग PYQ तो पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास कुछ ऐसे नए क्वेश्चंस आते हैं जो बिल्कुल, जिसमें एक टर्म दे दिया जाएगा, उस टर्म को तोड़ करके उसको समझना, कैसे उसका आंसर करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस यूनिट में कवर करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट सेक्शंस और उसके अंदर में सारे यूनिट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से सेग्रीगेट किया है, और यकीन मानिए इतना आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। इसके साथ साथ जो भी अलग से आपको किताबें पढ़नी होगी या जो भी अलग से आपको यूनिट्स पढ़नी होगी, वो मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूँगा कौन सी चीज़ कहाँ से कवर करनी है। बट आप इसके लिए आपको मेरे साथ थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ इकोनॉमी बने रहना होगा, ठीक है, फ्रॉम लेक्चर 1 टू द लेक्चर लास्ट। एंड आई विश आप सब लोग जुड़े रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात आप अभी आप मुझे डाउट पूछना चाहते हो, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी इशू हो, तो आप IITian कंसेप्ट का हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, जहाँ SSM सर डायरेक्टली आपसे जुड़े हुए हैं, उनसे आप इस चैनल पे आप उनको बता सकते हो, या ये उनके फ़ोन नंबर है, ठीक है, आप उनसे डायरेक्टली कॉल करके आप उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर ऑल।